हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज आता है 24 सितंबर और है सैटरडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और गाइस अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली उसको रीड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो 7th पेज पर गिराया गया है स्टेट्स की न्यूज़ में। तो ये आर्टिकल है करप्शन केज, सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स लोकायुक्ता प्रोब अगेंस्ट एक्स सीएम येदुरप्पा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है अभी वो उन्होंने लोकायुक्ता से कहा है कि अभी हमें और जांच करनी पड़ेगी किस चीज़ को लेकर, जो करप्शन के केसेस लगे हैं किन पर, जो कर्नाटक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं येदुरप्पा के खिलाफ। तो इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ड ऑन ए प्राइवेट कंप्लेंट एक्यूजिंग द कर्नाटक बीजेपी लीडर ऑफ रिसीविंग ए प्रोब of 12.5 करोड़ फ्रॉम ए कंस्ट्रक्शन फर्म फॉर ए हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑफ बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी कि जो कर्नाटक के बीजेपी लीडर हैं उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल करी है इनके अगेंस्ट कि इन्होंने जो हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑफ बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या करा है, 12.5 करोड़ का करप्शन किया है। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी लोकायुक्ता। तो चलिए लोकायुक्ता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लोकायुक्ता, यही हम इसे लोक आयुक्ता भी बोल सकते हैं, एक इंडियन पार्लियामेंट्री अम्बुड्समैन है। इसको हम स्वीडन में क्या बोलते हैं, अम्बुड्समैन। इस वजह से इसका इंडियन नाम भी क्या हुआ, पार्लियामेंट्री अम्बुड्समैन है, लेकिन इंडिया में इसको लोकायुक्ता के नाम से जाना जाता है। ये पावर में आता है थ्रू एंड फॉर ईच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंदर क्या आता है, पावर में आता है। यानी कि इसे स्टेट में क्या किया जाता है, इसे स्टेट में जो लोकायुक्त होता है वो स्टेट में हमेशा पावर में रहता है, और लोकपाल क्या होता है, सेंटर में। इट इज ब्राउंड इनटू इफेक्ट इन स्टेट आफ्टर पासिंग द लोकायुक्त एक्ट इन रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर एंड ए पर्सन ऑफ रेप्यूटेड बैकग्राउंड इज नॉमिनेटेड टू द पोस्ट। यानी कि ये स्टेट में जब एक्शन में आता है, जब लोकायुक्त एक्ट पास हो जाता है उस स्टेट के लेजिस्लेचर में जिसमें आने वाला होता है, और ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है इसमें जिसका बैकग्राउंड रेप्यूटेड हो, जिसका बैकग्राउंड क्या हो, सीनियरिटी में हो, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, जिसकी पोस्ट अच्छी हो। द पोस्ट इज क्रिएटेड टू क्विकली एड्रेस ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द वर्किंग इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इस एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक सर्वेंट। ये क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करता है और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, गवर्नमेंट की एक्यूरेसी, गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी को लोगों को बताता है। जब इसको एक बार अपॉइंट कर लिया जाता है तो लोकायुक्ता कभी भी क्या होता है, डिसमिस नहीं हो पाता, और लोकायुक्ता को आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के द्वारा भी इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एंड ओनली बी रिमूव्ड बाय पासिंग ए इम्पीचमेंट मोशन बाय द स्टेट असेंबली। जब स्टेट असेंबली में इम्पीचमेंट मोशन पास हो जाता है उसके बाद ही इसको रिमूव किया जा सकता है, ना डिसमिस किया जा सकता, ना ट्रांसफर किया जा सकता। मेकिंग द पावरफुल डेटरेंट अगेंस्ट करप्शन एंड मल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्निंग सिस्टम। तो इसलिए ये चीज़ें इसका बनाती हैं, पावरफुल बनाती हैं, और ये करप्शन को, इसका फंक्शन है कि करप्शन को क्या करे, ये ढूंढे और उस पर इन्वेस्टिगेशन करे। The Administrative Reforms Commission for Redressal of Citizens' Grievances submitted its interim report to the Prime Minister in October 1966। एआरसी ने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी, इंटरिम रिपोर्ट यानी कि टेम्पररी रिपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर को अक्टूबर 1966 में, किस चीज़ को लेकर के, सिटीजन्स के ग्रीवेंसेस को लेकर एक ऐसा पोस्ट बनाई जाए जिससे क्या हो, उनके करप्शंस वगैरह जो हैं उनके ट्रांसपेरेंसी वो दिख सके। विद रिकमेंडेशंस टू सेटअप ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ही रिकमेंडेशंस पर सभी स्टेट के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया लोकायुक्ता का, जो इन्वेस्टिगेट करता है कंप्लेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं, एंड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया थ्रू इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस विच इंक्लूड कंप्लेंट्स ऑफ करप्शंस, फेवरेटिज्म्स एंड इनडिसिप्लिन। यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, स्टेट्स के किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में कोई लूप होल्स तो नहीं है, और ये कंप्लेंट रिसीव करता है करप्शंस की, फेवरेटिज्म्स की, और इनडिसिप्लिन जो हो रहा है स्टेट में। अदर एग्जिस्टिंग सिस्टम टू हैंडल दिस इशूज नेमली कोर्ट्स, इसको इशू को टैकल करने के लिए और भी सारी पोस्ट है, जैसे कोर्ट्स हैं, डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन उसका रोल क्या अलग है और इसका रोल बहुत अलग है। एंड अदर एवेन्यूज वर नॉट सफिशिएंट टू डील विद द इशू ऑफ करप्शन, और ये सब कोर्ट्स जो हैं ये क्या है, और डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ये अपने काम को सफिशिएंट नहीं कर पाते थे। इस वजह से ही गवर्नमेंट की ने रिकमेंडेशन पे क्या बनाया, एक लोकायुक्ता बनाया करप्शन को हैंडल करने के लिए। अदर माल प्रैक्टिस बाय पब्लिक सर्वेंट्स एंड देयरफॉर एन अल्टरनेटिव एंड एफिशिएंट सिस्टम मशीनरीज वाज नीडेड।
इन 1968 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिकमेंडेशन पर एक इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया, लोकायुक्ता को, ऑन द पैटर्न ऑम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशन, एंड इंट्रोड्यूस ए बिल जिससे अपॉइंटमेंट हो गया लोकपाल एंड हिज डिप्यूटीज एट ए नेशनल लेवल। लोकपाल को नेशनल लेवल पर बनाया गया और लोकायुक्ता को स्टेट्स के लिए बनाया गया। थोड़ा द बिल पास हुआ लोकसभा में, लोअर हाउस में। इट कुड नॉट बीन, वो राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। However, the bill formed the basis of legislature in several states for the creation of Lokayukta, and provisions of a Lokayukta Act varied from one state to another। यानी कि जो लोकायुक्ता के काम है, जो लोकायुक्ता के प्रोविजंस है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में वेरी कर सकते हैं। As a result of this, resolution was adopted in a first in all India लोकायुक्ता एंड यूपीए लोकायुक्ता कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शिमला। तो इसके ही देखकर जब ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, तो एक रिजोल्यूशन लाया गया फर्स्ट ऑल इंडिया लोकायुक्ता यूपीए लोकायुक्ता, जो कि कॉन्फ्रेंस हुई शिमला में। A keep uniformity in the provisions of and various acts of the states, and the same were reiterated in the All India Lokayukta and UP Lokayukta conference held in Bhopal on 9th and 10th October 2010. As it was resolved that uniformity in the acts of all the states is necessary, and hence it was plain that this would be feasible only by the central legislature। यानी कि इसको सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। अब हमने लोकायुक्ता के बारे में सब कुछ जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो 9th पेज पर दिया गया है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में। तो इस आर्टिकल में बताया है कि किस तरीके से केरला में रेबीज के केस बढ़ने को देखने को मिले हैं। एक 12 ईयर्स ओल्ड बॉय की इसमें क्या हुई है, जान गई है, क्योंकि उसे क्या कर लिया था, डॉगी ने क्या कर लिया था, बाइट्स कर लिया था, इसकी वजह से उसमें रेबीज फैल गया था। तो इसमें आर्टिकल में हमें पढ़ना है कि रेबीज क्या होती है। तो रेबीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रेबीज एक वायरल डिसीज है जो होती है एंसीफेलिटीज के कारण ह्यूमंस में और अदर मैमल्स में। अर्ली सिम्टम्स कैन बी इंक्लूड, इसमें फीवर हो सकता है, टिंगलिंग हो सकती है एट द साइट ऑफ एक्सपोजर, यानी कि थोड़ा सा सूज सकता है और भद्दा सा पड़ सकता है कहाँ पर, जहाँ पर बाइट किया हो। These symptoms are followed by one or more of the following symptoms। इसमें और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे नोसिया, वोमिटिंग हो सकती है, वॉयलेंस मूवमेंट देखने को मिल सकता है, अनकंट्रोल एक्साइटमेंट देखने को मिल सकती है, फियर ऑफ वाटर देखने को मिल सकता है, एंड इनएबिलिटी टू मूव पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, इंसान पैरालाइज सा भी हो सकता है, कंफ्यूजन देखने को मिल सकती है, लॉस ऑफ कंसेंशियस देखने को मिल सकती है। Once symptoms appears, the result is virtually always death, regardless of treatment। जब भी सिम्टम्स दिखे तो सबसे पहले क्या कराना चाहिए, ट्रीटमेंट कराना चाहिए। द टाइम पीरियड बिटवीन कंट्रैक्टिंग द डिसीज एंड द स्टार्ट ऑफ सिम्टम इज यूजुअली 1 to 3 months। यानी कि जब भी डिसीज का पता लग जाता है तो 3-4 महीने में इसका पता लग जाता है सिम्टम्स का, सिम्टम इसके स्टार्ट होने लगते हैं दिखने। But can vary from less than 1 week to more than 1 year। The time depends on distance the virus must travel along with peripheral nervous to reach to the central nervous system। यानी कि ये टाइम जो है ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, यानी कि सिम्टम्स के 1 हफ्ते में भी दिख सकते हैं और 1 साल में भी। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से वायरस ट्रैवल करा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। रेबीज होता है लैसी वायरस की वजह से। रेबीज किसकी वजह से होता है, लैसी वायरस की वजह से। इंक्लूड द रेबीज वायरस ऑस्ट्रेलियन बैट लैसी वायरस। इट इज स्प्रेड व्हेन एन इन्फेक्टेड एनिमल बाइट्स। ये जब होता है जब कोई इन्फेक्टेड एनिमल बाइट कर लेता है और स्क्रैचेज आ जाते हैं ह्यूमन और अदर एनिमल्स पर। सलाइवा फ्रॉम एन infected animal can also transmit rabies if the saliva comes into contact with the eyes, mouth और nose। अगर सलाइवा किसी इन्फेक्टेड एनिमल का ट्रांसमिट हो जाए किसी अदर पर्सन में, किसी पर्सन में, तो उसकी आइज से, माउथ से या नोज से, तो उसको भी हो सकता है रेबीज। ग्लोबली डॉग्स की वजह से क्या होता है, कॉमन ये रेबीज देखने को मिल जाता है। इन कंट्रीज वेयर डॉग्स कॉमनली हैव टू डिसीज मोर देन 99% रेबीज हमेशा किससे होता है, डॉग के बाइट से होता है। अमेरिकन में बैट की बाइट से ये देखने को मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा रेबीज, जो इन्फेक्शियस बैट होती हैं ह्यूमंस में। एंड लेस देन 5% कहाँ देखने को मिलता है, डॉग से देखने को मिलता है अमेरिका में। रोडेंट आर वेरी रेयरली इन्फेक्टेड विद रेबीज। द डिसीज कैन बी डायग्नोसिस ओनली आफ्टर द स्टार्ट ऑफ सिम्टम्स। एक और डिसीज हो जाती है रेबीज की वजह से जिसे हम रोडेंट बोलते हैं। ये सिर्फ डिसीज जब टैकल की जा सकती है जब इसका क्या हो, सिम्टम्स दिखें। अब हमने रेबीज के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो 11th पेज पर दिया गया है न्यूज़ में।
तो इस आर्टिकल में दिया गया है G4 कंट्रीज हाईलाइट अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म इन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये बात बहुत दिनों से चल रही है, G4 में भी चल रही है और बहुत सारी एजेंसीज में चल रही है कि किसी भी तरीके से यूएनएससी में क्या होने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये बात क्यों चल रही है? क्योंकि जो कंट्रीज नॉन परमानेंट मेंबर है, क्योंकि 5 परमानेंट मेंबर होती हैं और 10 क्या होती है, नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी में। तो उसको लेकर बात चल रही है कि इंडिया को भी उसमें परमानेंट मेंबर दे दिया जाए। तो रिफॉर्म्स की बात चल रही है यूएनएससी में। जर्मनी, ब्राजील, जापान एंड इंडिया reiterate support for each other bids to become a permanent member of UNSC and representation of African countries। जर्मनी, ब्राजील, जापान और इंडिया भी इसमें क्या चाह रहा है कि वो क्या बन जाए, एक परमानेंट मेंबर बन जाए यूएनएससी का, जो कि उसमें रिप्रेजेंटेशन भी हो जाए अफ्रीकन कंट्रीज का। अब थोड़ा सा पहले G7 के बारे में जान लेते, G4 के बारे में जान लेते हैं, फिर हम यूएनएससी के बारे में जान लेंगे। तो G4 क्या है? G4 नेशंस, जिसके अंदर ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान आते हैं। 4 कंट्रीज हैं, इनकी अभी मीटिंग हुई है। विच सपोर्ट ईच अदर, जो सपोर्ट कर रही हैं ईच अदर को, अपने आप को। बिड्स फॉर परमानेंट सीट्स चाहती हैं किस चीज़ में? यूएनएससी में। अनलाइक द G7 वेयर द कॉमन डिनोमिनेटर इज द इकोनॉमी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स मोटिव्स। G7 से ये क्या है, G4 नेशन अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ G7 में बात कर चलती है इकोनॉमी को लेकर और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल मोटिव्स को लेकर। लेकिन G7 का प्राइमरी गोल क्या है कि वो परमानेंट मेंबर सीट ले सकें सिक्योरिटी काउंसिल में, इसको लेकर इसकी बात चलती है। ईच ऑफ दीज 4 कंट्रीज हैव फिगर्ड अमंग द इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर। ये जो सारी की सारी कंट्रीज है, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, ये अभी क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, यानी कि काउंसिल में। सिंस द यूएन स्टेब्लिश, जब से यूएन स्टेब्लिश हुआ, जब से their economic and political influence has grown significantly in the last decade, reaching to an scope comparable to the permanent member P5. However, the G4's bids are often opposed by the United for a Consensus movement and particularly their economic competitors or political rivals. अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट में इंफॉर्मेशन। तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी G4 की? 2005 में, यानी कि 2005 में। टाइप क्या है? पॉलिटिकल कोऑपरेटिव अलायंस है। पर्पस क्या है इसका? कि किसी भी तरीके से यूएनएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन में। मेंबरशिप स्टेट कौन कौन से है इसके? ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। अब थोड़ा सा यूएनएससी के भी बारे में जान लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का, यूनाइटेड नेशन का। एंड इट चार्ज विद इन एंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और इसका चार्ज है ये किस चीज़ को मेंटेन रखें? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। रिकमेंडिंग द एडमिशन ऑफ द न्यू मेंबर्स, यूएन मेंबर्स टू द जनरल असेंबली एंड अप्रूविंग एनी चेंजेस टू द यूएन चार्टर, यानी कि इसका काम है कि किसी भी तरीके से यूएन चार्टर में जो अब चेंजेस होने हैं उसको अप्रूव करे। इट पावर्स इंक्लूड एस्टेब्लिशिंग पीस कीपिंग और ऑपरेशंस, इनेक्टिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस को भी लगाता है, पीस कीपिंग का भी इसका काम है, एंड ऑथराइजिंग मिलिट्री एक्शंस को भी ऑथराइज करता है। यूएनएससी एक ओनली यूएन की बॉडी है जो ऑथराइज है, जिसको कि वो रिजोल्यूशंस को पर बाइंड है मेंबर स्टेट्स की। Like the UN as a whole, the Security Council was created after World War II to address the failing of the League of Nations। पहले क्या था? लीग ऑफ नेशन था, उसके बाद इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना दिया गया, जिससे क्या हो, वर्ल्ड पीस को मेंटेन किया जा सके। यूएन के तुरंत बाद ही सिक्योरिटी काउंसिल को बना दिया गया था वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन, इसका सेशन 17 जनवरी 1946 में हुआ था, बट वाज लार्जली पैरालाइज इन द फॉलोइंग डिकेड्स बाय द कोल्ड वार की वजह से ज़्यादा दिन चल नहीं पाया था, मतलब एक्टिव नहीं था बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन के बीच में जो कोल्ड वार चला था। नॉवरथलेस इट ऑथराइज मिलिट्री इंटरवेंशन, कोरियन वार एंड कॉन्गो क्राइसिस, पीस कीपिंग मिशन इसने कहाँ कहाँ पे चलाए? साइप्रस, वेस्ट न्यू गिनी एंड द सिनाई पेनिनसुला। विद द कोलैप्स ऑफ इन सोवियत यूनियन, जब सोवियत यूनियन ढह गया यानी कि कोलैप्स हो गया, UN peacekeeping efforts increasing dramatically in an scale with the Security Council authorizing major military and peacekeeping mission in कुवैत में चला इसने, नामीबिया में, कंबोडिया में, बोस्निया में एंड हर्जीगोविनिया में, रवांडा में, सोमालिया में, सूडान में एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सिक्योरिटी काउंसिल में 15th मेंबर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 5 क्या है? परमानेंट है। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस और यूके, ये इनके साथ ही G4 कंट्रीज आना चाहती हैं, यानी कि अब ये 9 बनना चाहते हैं। दीज वार द ग्रेट पावर्स हैं ये, विक्टर्स ऑफ इन वर्ल्ड वार सेकंड में इनकी विक्ट्री हुई थी। और देयर द सक्सीजर स्टेट्स, परमानेंट मेंबर कैन वीटो ब्लॉक एनी सब्सटेंसिव सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन।
हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। G4 कंट्रीज क्यों बनना चाहती है परमानेंट? क्योंकि परमानेंट जो मेंबर है ना, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस और यूके, इनके पास क्या है, वीटो पावर है। ये वीटो पावर क्या होती है कि सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी रिजोल्यूशन लाएगी ना, उसको ये सब्सटेंटिव कर सकती है, इंक्लूडिंग दोज ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू मेंबर स्टेट्स टू द यूनाइटेड नेशंस और नॉमिनीज फॉर द ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी जनरल। Veto right does not carry over into any General Assembly or emergency special session of the General Assembly matters or vote. और the other 10 members are elected on a regional basis. Other 10 members जो है नॉन परमानेंट, उनको रीजनल बेसिस पर क्या किया जाए, इलेक्ट किया गया है, और उनका टर्म क्या है, 2 years का है। द बॉडीज प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है मंथली अमंग इट्स मेंबर्स, जो नॉन परमानेंट मेंबर है। रिजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एनफोर्स में आया था यूएन पीस कीपर्स में, विच कंसिस्ट, जिसके अंदर मिलिट्री फोर्सेस थी, वॉलंटरी मेंबर स्टेट थे, और उसको फंड किया गया था मेन यूएन बजट से। As of November 2021, there have been a 12 peacekeeping mission चलाए गए थे, जिसमें 87,000 personnel from 120 countries with a total budget approximately $6.3 billion लगे थे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा यूएनएससी के बारे में। एब्रीविएशन क्या है यूएनएससी? फॉर्मेशन कब हुई इसकी? 24 अक्टूबर 1945, और यूएन की भी अभी हुई थी जब। टाइप क्या है इसका? प्रिंसिपल ऑर्गन्स। लीगल स्टेटस एक्टिव है। मेंबरशिप इसकी कितने? 15 कंट्रीज है। परमानेंट मेंबर्स चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, इनके पास वीटो पावर है। नॉन परमानेंट मेंबर है अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे और यूएई। प्रेसिडेंसी अब किसके पास है इसकी? फ्रांस के पास। तो हमने यूएनएससी के बारे में सब कुछ जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ आपको 2 आर्टिकल है, वो आपको सिर्फ रीड करने हैं। एक बताया गया उड़ीसा में नया घर, ए डाटा ड्राइवन सॉल्यूशंस टू चाइल्ड मैरिज, यानी कि जो नया घर है वहाँ पर उड़ीसा में, उसने क्या चलाया है, एक इनिशिएटिव चलाया है, जिससे चाइल्ड मैरिज को एक डाटा मिल सकता है चाइल्ड मैरिज से, जिससे हम उनमें क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। विद द एम ऑफ इरेक्टिंग चाइल्ड मैरिज, नया घर टीनी ओडिशा डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है, हैज़ अडॉप्टेड ए यूनिक इनिशिएटिव, इन्होंने अडॉप्ट किया है। बाय स्क्रूपलेसली रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी जिससे अडोलसेंट गर्ल्स की डिस्ट्रिक्ट्स में, फ्रॉम बर्थ रजिस्ट्रेशन डाटा टू एन आधार का मेंबर, फ्रॉम फैमिली डिटेल्स टू स्किल्स ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इतनी 48,642 एडोलसेंट गर्ल कैन बी फाउंड इन रजिस्टर्ड नेम अलीवा। अलीवा में क्या है, इतनी 48,642 एडोलसेंट गर्ल्स क्या देखने को मिल जाएंगी, रजिस्टर्ड देखने को मिल जाएंगी। अब इसके साइड में एक और आर्टिकल जो सिर्फ हमको रीड करना है ब्रीफ में, ये आर्टिकल आगे भी आएगा तो उसको हम साइंस एंड टेक में भी कवर कर लेंगे कल संडे की न्यूज़ में। इंडिया गेट्स इज फर्स्ट अवलंका मॉनिटरिंग रेडार इन सिक्किम। अवलंका क्या होता है, जैसे कोई बर्फ का पहाड़ होता है, वो गिर जाता है, तो उसको पहले ही डिटेक्ट करने के ऊपर इंडिया को क्या मिला है, एक रेडार मिला है सिक्किम के अंदर। तो इन अवलंका मॉनिटरिंग रेडार मिला है इंडिया को, फर्स्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में क्या है, फर्स्ट है, जिसको इंस्टॉल किया गया नॉर्थ सिक्किम में आर्मी और डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट्स। ये डिटेक्ट कर सकता है अवलंका को विद इन 3 seconds ऑफ ट्रिगर्स एंड विल असिस्ट इन सेविंग लाइव्स ऑफ ट्रूप्स एंड रिड्यूसिंग डैमेज और प्रॉपर्टीज। यानी कि 3 सेकंड के अंदर अंदर, ट्रिगर के 3 सेकंड के अंदर अंदर ये उसको डिटेक्ट कर सकता है, जिससे बहुत सारे ट्रूप्स की जान बच सकती है और पब्लिक प्रॉपर्टी भी सेफ हो सकती है। तो सिर्फ हमें अभी क्या करना है, अवलंका के बारे में थोड़ा सा हमने रीड कर लिया। ये आर्टिकल आगे भी आएगा तो हम इसे आगे भी कवर कर लेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज ये आर्टिकल थे, क्योंकि सैटरडे में क्या होता है, कम आर्टिकल आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।